कुर्मी आरक्षण को लेकर जन्म लिया विवाद अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कुर्मी समुदाय अब एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में आंदोलन की तैयारी है। झारखंड की सियासत में भी कुर्मी समुदाय का खास दखल है, लेकिन झारखंड के भी बड़े बड़े कुर्मी नेता लगातार कुर्मी समुदाय को एसटी स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। सदन में जयराम महतो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक जयराम लगातार ऐसे तर्क देते हैं जिसकी वजह से कुर्मी को एसटी का दर्जा देना चाहिए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। झारखंड में कुर्मियों का एक अपना वर्चस्व है, इसलिए झारखंड की लिहाज से ये अहम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुर्मी को एसटी आरक्षण देने में सबसे बड़ा अड़ंगा क्या है? कौन है जो एसटी आरक्षण की राह में सबसे बड़ा अड़ंगा है कुर्मी समुदाय के सामने? जयराम किसे अड़ंगा ना डालने की हिदायत दे रहे हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और मेरे साथ है हमारे चीफ एडिटर राकेश कुमार। हम इस पूरे जटिल प्रक्रिया को समझने की और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुर्मी आरक्षण का विवाद क्या है और कुर्मियों को एसटी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे साथ राकेश है। राकेश, कुर्मी समुदाय ये कोई नई मांग नहीं है, फिर से आंदोलन जन्म ले रही है, रेल रोको आंदोलन तक की बात है। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है? यह आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। कई बड़े कुर्मी नेता एसटी स्टेटस की मांग कर चुके हैं कुर्मी समुदाय के लिए, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है? आखिर इस दिशा में अभी तक कोई बड़ी पहल क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्या समीकरण उस दिशा में नहीं बैठ रहे हैं? मतलब जो टेक्निकल पक्ष है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जो समीकरण है उस दिशा में पहल क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बड़ा विवाद है खास करके समीर इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम राजनीति से जुड़े लोग और कहीं ना कहीं समाज के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से इस बारे में चर्चा होती रही है। सवाल पहले भी कई खड़े हुए थे कि आखिर कुर्मी को आंदोलन, जिस तरीके से आंदोलन में भूमिका रही है, कुर्मियों की ज़मीन देने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विस्थापन का भी दंश झेलने को मिला है। इसके बावजूद जो उन्हें 1950 के पहले आदिवासी में शामिल रखा गया था, उन्हें क्यों हटाया गया? हालांकि कई विवाद पहले भी आए थे, लेकिन अब की बातचीत की जाए तो उड़ीसा के साथ साथ बंगाल, झारखंड, तमाम जगहों के ये समुदाय के लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से की जाए तो कई बार इस पर पहल की गई है। कुछ बारीकियों का जिक्र हम लोग करेंगे अभी बातचीत के दौरान, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आखिर कुर्मी को आरक्षण से बाहर क्यों लाया गया, एसटी आरक्षण से। ये बड़ा सवाल तब खड़ा हो रहा था क्योंकि इसके पहले की बातचीत की जाए, 2013 की बात की जाए, 2050 या 51 की बात की जाए, उस समय जो गजट जारी हुआ था उस गजट में भी कुर्मी को आरक्षण के रूप में एसटी का आरक्षण दिया गया था। लेकिन इसके बाद से जो हुआ गजट जारी हुआ उसमें उनको हटा दिया गया और तब से लेकर अब से विवाद जारी है। राजनीति के रूप में झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी कई बार इस पर बातचीत हुई। शुरुआती दौर में भी चर्चा की गई और हम उसका जिक्र करेंगे कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने इस पर चर्चा की है। लेकिन फिलहाल एकदम से असमंजस की स्थिति है कि आखिर कुर्मी जाति को आरक्षण एसटी का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर अभी भी विवाद है और तरह तरह के बयान आ रहे हैं, खास करके पक्ष में भी बयान आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई विरोधाभास है। और साथ साथ कुर्मी से जुड़े लोग जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी स्पष्ट चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। तो बड़ा विवाद अभी जारी है। लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आंदोलन की रूपरेखा तैयार और हो रही है। राकेश, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि संवैधानिक पहलू क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को आरक्षण ऐसे दे दिया जाता है, उसके लिए एक प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है? कुर्मी को आरक्षण किस तरह से दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये विधानसभा में मैं जयराम महतो का वक्तव्य फिर से कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर ट्राइब है कुर्मी, कुर्मियों की ज़मीन है, कुर्मी खेती करने वाले जनजाति हैं, इसलिए बोलते हैं कि एसटी का स्टेटस इसलिए मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि जो कुर्मी है वो एग्रीकल्चर ट्राइब है। और ये विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। समीर, इसमें बड़ा विवाद है। खास करके झारखंड जैसे राज्य में जब हम बातचीत करते हैं तो कई चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा, चूँकि कानूनी प्रक्रिया की बात की है तो सबसे पहली बात कही जा सकती है कि अर्जुन मुंडा की सरकार जब थी, दूसरी बार जब बाबूलाल के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कैबिनेट से पारित कराकर इसे केंद्र में भेजा था और उसके बाद से उस पर लगातार चर्चा हो रही थी और साफ तौर पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कई बातों का जिक्र हुआ। 2017 के आसपास रघुवर दास की तरफ से भी पहल की गई थी और इस बारे में बातचीत की गई थी।
जहाँ तक जयराम की बात की जाए, सुदेश महतो की बातचीत की जाए, इन लोगों की तरफ से भी कई सवाल पहले खड़े किए गए हैं और बार बार बातचीत की जा रही है। लेकिन तकनीकी पहलू की बातचीत की जाए तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड में जिनको जनजाति में शामिल करना होता है या फिर उनको बाहर करना होता है, TRI एक संस्थान है जिसका काम ही होता है कि जो जाति हैं, जो जनजाति हैं या फिर दूसरे जातियों के लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए, इस पर लगातार उनका काम चलते रहता है और सर्वे की बात आती है। जब केंद्र सरकार के पास फाइल जाती है तो वहाँ से फिर उस पर सर्वेक्षण कराया जाता है और उस सर्वेक्षण में कई चीज़ों का जिक्र किया जाता है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भागीदारी है, उनकी स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति, आय की स्थिति, इन सारी चीज़ों पर गौर किया जाता है और उसको रिपोर्ट के माध्यम से सारे आंकड़े सामने रखकर एक फार्मूला के तहत तय किया जाता है कि इनको किस तरह के आरक्षण की श्रेणी में या फिर कौन सा दर्जा दिया जा सकेगा। मेरी जो जानकारी है कि हाल के दिनों की बात की जाए, इसी राज्य बनने के बाद से इस पर बड़ी बहस हुई थी। TRI से खास करके सर्वे भी कराया गया था और उस सर्वे में मेरी जो यादाश्त है कि मुख्तार सिंह शायद कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने जो कमेंट्स किया था उसमें शायद लिखा था कि कुर्मी के पास जो चीज़ें हैं वो उस कैटेगरी में लाने लायक नहीं है और उसके बाद से मामले काफ़ी आंदोलन के रूप लेते चले गए। लेकिन फ़िलहाल की बातचीत की जाए तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है बातें और ख़ास करके सरकार की तरफ से जो पहल की जानी चाहिए उस पर अभी भी थोड़ी कहीं ना कहीं गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। बयान जरूर सामने आ रहे हैं, चाहे विधानसभा के अंदर बयान आए, बाहर बयान आए, आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। इन सारी चीज़ों के बीच से कुर्मी के आंदोलन की भूमिका जिस तरीके से तय होनी चाहिए वो तो हो रही है, लेकिन इस मांग को कौन पूरा करेगा ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जंतर मंतर पर अभी आंदोलन हुआ है, जस्ट मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते पहले ही सारी लोग जंतर मंतर पर जमा हुए थे आंदोलन की रूपरेखा को लेकर के। इसके पहले भी कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। तो अब सरकार का रुख क्या होता है? हेमंत सोरेन चूँकि इसके पक्षधर है या विपक्ष में, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होगा और बातचीत होगी तो पता चल पाएगा। राकेश, यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगा जो आदिवासी नेताओं का है। उनका पहला तो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कुर्मियों का जो रहन सहन है वो बाहरियों की तरह है। मतलब ये आदिवासी नेताओं का स्टेटमेंट है। अब जब भी आदिवासी नेताओं को ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें इस मुद्दे पे, वो बोलते हैं कि कुर्मियों का जो रहन सहन है वो बाहरियों की तरह है, वो झारखंडियों की तरह नहीं है, वो बाहरी लगते हैं इसलिए उन्हें नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा जो तर्क आता है कि कुर्मी समुदाय फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उनका एक होल्ड है समाज पे, तो इस लिहाज से भी ST का दर्जा उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो इसके विपक्ष में है उनका तर्क है। इन दोनों स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए समीर, बड़ा विवाद बढ़ जाएगा, खास करके ये जो सवाल है कि आखिर उनके रहन सहन, उनकी आर्थिक स्थिति। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 1950 के 51 की बातचीत की जाए, उस समय कुर्मी आदिवासी थे। अगर हम माइग्रेशन की बातचीत करें तो कई आदिवासी हैं, जनजाति हैं जो माइग्रेट हुए हैं, बाहर से आए हैं और उनको आरक्षण का दर्जा मिल रहा है, उनको उसके दर्जे में रखा गया है। अभी मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी कि कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि एक विवादित बयान हो जाएगा वो। लेकिन निश्चित तौर पे जब कुर्मियों से भी हमारी बातचीत होती है तब कहा जाता है कि कुर्मी आखिर यहीं के थे। इनके पूर्वजों का जिक्र किया जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड में पूर्वज काफ़ी लंबे समय से उनके यहाँ मौजूद हैं। कब उनका आना हुआ ये शायद इतिहास में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कई ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको पता है कि कौन से जनरेशन यहाँ पे कब आए और कैसे रहे। तो ये सारे विवाद चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बातचीत के दौरान भी आ रही हैं। और ये विवाद इसलिए कायम है क्योंकि कहा जाता है कि कुर्मी इस इलाके में जड़ रह रहे थे, उनकी ज़मीन थी, उन्होंने जंगल को काट कर समतल करके भूमि को बनाया और उस पर अपनी व्यवस्था को दुरुस्त की, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वहाँ से शुरुआत की। तो सबसे पुराने लोगों की संख्या यहाँ अगर बताई जाए तो वे लोग दिखाई पड़ते हैं। अगर जनगणना की बातचीत की जाए तो उसमें भी काफ़ी बड़ी भागीदारी उनकी नज़र आती है। अभी हाल में कई कुर्मी नेताओं की तरफ से ये बातें भी सामने आ रही थी कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगे हैं वहाँ भी जो ज़मीनें दी गई हैं वो कुर्मी जाति की ज़मीनें हैं। 1950 के बाद से आखिर उन्हें क्यों हटाया गया, इसका कोई तर्क सामने नहीं आता है। और अब जाकर इतने लंबे समय के बाद से जब ये बातें आ रही हैं तो कुर्मी समाज निश्चित तौर पर मांग तो ज़बरदस्त कर रहा है, आंदोलन भी ज़बरदस्त कर रहा है, क्योंकि उनको एक आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं, एक समाज में जो बेहतर करने की स्थिति बननी चाहिए वो बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कुर्मी खेतीहर थे, खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर उन्होंने मजबूत किया है, शैक्षणिक रूप से भी काफ़ी मजबूत किया है उन्होंने। लेकिन ये कहकर सीधे सीधे कि नहीं किया जा सकता, ये शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर विरोधाभास हो जाएगा। और आज की बातचीत की जाए तो
आखिर कैटेगरी रखने के पीछे उद्देश्य जो होते हैं वो तो टीआरआई के सर्वेक्षण से पता चल पाएगा कि किसको रखना है, नहीं रख पाना है। और जातिगत जनगणना की भी चर्चा हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं ने की है, खास करके सुदेश महतो की तरफ से इस बारे में चर्चा हुई थी। जयराम महतो का, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कुर्मी भी पुराने यहाँ से मौजूद हैं, यहीं के वसिंदे हैं, उनको उनकी व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक कैटेगराइज कर दिया कि एग्रीकल्चर के रूप में या फिर फार्मिंग के रूप में, इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। तो ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं, हो सकता है कि आखिर इसके मायने क्या होंगे, उनके लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था अलग की जाएगी, उनके डेवलपमेंट की बात कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अड़चनों के दौर पे है। और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आंदोलन का रूपरेखा तय हो रहा है, फिर से आंदोलन की भूमिका नज़र आएगी लोगों की, लेकिन सवाल होगा कि सरकार किस तरीके से सोचती है और सरकार में बैठे प्रतिनिधि कैसे इस पूरे मसले को लेते हैं, विपक्ष किस रूप में देखता है, क्योंकि अंततः इनको विधानसभा से, कैबिनेट से और फिर केंद्र सरकार तमाम जगहों पे पारित कराने के बाद ही गजट के रूप में स्थापित करा जा सकेगा। तो ये एक बड़ा विषय है और लगता है कि इस दिशा में लगातार चर्चा होनी भी जरूरी है और कुछ रिपोर्टें भी आनी चाहिए, सर्वे की रिपोर्टें भी जल्दी आनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि रेल रोको आंदोलन की बात चल रही है, कई तरह के आंदोलन की बात चल रही है कुर्मियों को एसटी स्टेटस दिलाने के लिए। आपको झारखंड की सियासत के दृष्टिकोण से आप इन आंदोलनों में सुदेश महतो, आशु सुप्रीमो और जयराम महतो, इन दोनों की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, और झारखंड की सियासत के दृष्टिकोण से यह आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि 13 से 14% कुर्मी वोट बैंक झारखंड में है और एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। देखिए, ये भी विवादित बयान हो जाएगा। देखिए कि जिस तरीके से कुछ चीज़ों मेरे जानकारी में है, जैसे कि झारखंड अलग राज्य की बात की जाए तो उसके पहले आंदोलन की जब भूमिका आई थी तो कुर्मियों की भूमिका काफ़ी अहम थी और उस समय ये माना जा रहा था कि विनोद बिहारी महतो जो नेतृत्व कर रहे थे कई जगहों पे, उनका एक आंदोलन में भूमिका थी। राज्य बनने के बाद से सुदेश महतो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए और विनोद बिहारी महतो ने भी करीब 15-20 साल तक इस बारे में अपनी बातें कहीं, आंदोलन का रूपरेखा तय किया। उनके साथ उनके पूरे समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग शामिल रहे। सुदेश महतो भी लगभग 20-25 साल झारखंड में राज्य में अच्छी स्थिति में रहे और अपने समाज को लेकर लड़ाई लड़ने की बात कही। अब सवाल कुर्मी जाति के नेताओं की तरफ से कुछ हो रहे हैं, खास करके जो सच में जातिगत आंदोलन के रूप में सामने आ रहे हैं, कि आखिर इन दोनों की लड़ाई के साथ शामिल होने का क्या नतीजा सामने आ पाया। ये एक बड़ा ही बयान अब आ रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि जातिगत समीकरण में कुछ ऐसे जाति में लोग हैं जो अपने आप को जाति के आंदोलन के रूप में लेकर चल रहे हैं, एसटी आरक्षण के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। और समाज में आज भी वे बातचीत कर रहे हैं जब तो कह रहे हैं कि भाई बड़े नेताओं के पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं हो पाया है। ये बात भी आ रही है अब धीरे धीरे, लेकिन इस पर अभी आने वाले समय में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रुख होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो आंदोलन उनका तेज होने वाला है और हो सकता है कि इस बार के आंदोलन में केंद्र को भी जगाने की कोशिश की जाएगी कि उनका ध्यान भी आए। लेकिन सवाल चूंकि राज्य का है, राज्य सरकार की भूमिका अहम होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा राजनीति इस पर होने लगी है। और अभी की बातचीत की जाए तो आंदोलन के क्रम में कई चीज़ें आएंगी और आने वाले समय में इसका क्या स्टेटस होगा, क्योंकि उनको अगर आरक्षण का दर्जा दिया जाता है तो और भी कई जातियाँ हैं जो इसी तरह से अपनी मांगों को रख रही हैं। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी जो जातियां हैं वो लंबे समय से झारखंड में हैं और उनका अस्तित्व आदिवासियों से पुराना भी हो सकता है। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुदेश महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और अब जयराम महतो, झारखंड के इतिहास को देखें तो आपको एक से बढ़कर एक कुर्मी नेता नज़र आएंगे। झारखंड के गठन में भी कुर्मी नेताओं का योगदान अलग है। अब कुर्मी समुदाय एसटी स्टेटस का दर्जा मांग रहा है और इसके लिए आंदोलन की बात कह रहा है। क्या इस दिशा में कोई पहल की जाएगी या यह आंदोलन भी सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पूरे विषय पे, इस पूरे आंदोलन पे हमारी पूरी नज़र है। पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। आज के लिए मुझे और राकेश को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। धन्यवाद।